हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। आप लोगों की टिप्पणी पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 175 अप्रत्याशित घटना। रुको, क्या मजाक है? अगर मेरा भौतिक शरीर किंग ग्रैंड डाकबीस्ट के बराबर नहीं होता, तो मैं शायद अब तक राख के ढेर में तब्दील हो चुका होता। यांग ये ने न सिर्फ अपनी गति धीमी करने से परहेज किया, बल्कि उसने युवक से पहले पहुंचने के लिए अपनी गति भी बढ़ा दी और फिर अपनी तलवार निकालने और वार करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। युवक आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि यांग ये अचानक उसके सामने आ गया, क्योंकि वह इस समय बचने में पूरी तरह असमर्थ था और केवल असहाय होकर खड़ा रह सकता था, क्योंकि एक भयानक आभा उसकी छाती की ओर बढ़ रही थी। झनकार। जब वायलेट स्पिरिट युवक की छाती से केवल कुछ इंच की दूरी पर थी, तो युवक के भीतर से एक पीले रंग की शक्ति फूट पड़ी और उसने यांगी की तलवार को उड़ा दिया। यांगे ने अपनी तलवार वापस खींच ली और पीछे की ओर देखा, और फिर उसकी भौहें कसकर एक साथ जुड़ गईं क्योंकि उसने उस युवा व्यक्ति को ढकने वाले पीले ऊर्जा अवरोध को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस व्यक्ति के पास वास्तव में ऐसा रक्षात्मक खजाना होगा जो उसकी तलवार को उड़ा सकता है। यह कम से कम पृथ्वी रैंक या उससे ऊपर है। चूंकि वह पृथ्वी रैंक के खजाने को रखने में सक्षम है, तो मुझे लगता है कि उसकी पहचान निश्चित रूप से सरल नहीं है। लेकिन तो क्या हुआ? मैं तब तक हमला नहीं करता जब तक कि हमला ना हो। चूंकि वह मुझे मारना चाहता है, तो मैं स्वाभाविक रूप से उसे आंख के बदले आंख दूंगा। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग थे जो इस तरह की मुसीबत की तलाश में रहते थे और समझदारी से काम लेने से इनकार कर देते थे। इसलिए मुट्ठी हर चीज से निपटने का सबसे अच्छा तरीका था। ठीक उसी समय जब यांग ये फिर से हमला करने के लिए तैयार था, महिला युवक के सामने आ गई और उसके हाथ में तकनीक के तावीजों का ढेर था जो शानदार चमक के साथ टिमटिमा रहा था। महिला ने यांग ये को देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम कितने निर्दयी हो। हमने केवल यह पूछा था कि क्या तुम मास्टर लिन शान के शिष्य हो, फिर भी तुम वास्तव में उन्हें मारना चाहते थे। जब उसने देखा कि महिला उसके सामने खड़ी है और उसके हाथ में टेक्निक टेलिस्मन्स का ढेर है, तो युवक को तुरंत भरोसा हो गया। उसने यांग ये को देखा और गुस्से से कहा, तुम वास्तव में मुझे मारना चाहती थी। तुम कितनी हिम्मत वाली हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा मालिक चाहे कोई भी हो, तुम मर चुकी हो। न केवल तुम मर चुकी हो, बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार भी मर चुका है। मैं तुम्हारे खून के रिश्ते वाले हर व्यक्ति को मार डालूंगा। युवक को यह याद आने पर झटका लगा और वह क्रोधित भी हुआ कि उसके सामने खड़े इस व्यक्ति ने उसे लगभग चाकू घोंपकर मार डाला था। वह इसलिए हैरान था क्योंकि इस व्यक्ति की ताकत वाकई बहुत भयानक थी और उसने जो तकनीक तावीजों का ढेर फेंका था, वह वास्तव में इस व्यक्ति को मारने में असमर्थ था। वह क्रोधित था क्योंकि इस व्यक्ति ने वास्तव में उस पर हमला करने की हिम्मत की थी। आखिरकार ग्रैंड किन साम्राज्य के राजकुमारों और ओरिजिन स्कूल के प्रतिभाशाली लोगों को भी उसे कुछ सम्मान देना था। उसके साथ ऐसा व्यवहार कब किया गया था? जब उसने यहां तक सोचा, तो उसके हाथ में तकनीक तावीजों का एक और ढेर दिखाई दिया। हालांकि जब उसने उन्हें यांगी पर फेंकने का इरादा किया, तो उसे उसके बगल में खड़ी महिला ने रोक दिया। जब उसने महिला की बात सुनी और उनके हाथों में तकनीक के तावीजों के गुच्छे देखे, तो यांग ये अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, पहले मुझे लगा कि तुम एक समझदार इंसान हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तुम भी अपने बगल में बैठे उस आदमी की तरह ही हो। हालांकि यह बिल्कुल बेकार है, फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, वह कौन था जिसने पहले हमला किया? वह कौन था जो दूसरे को पहले मारना चाहता था? इसके अलावा, जब वह मुझे अभी मारना चाहता था, तो तुमने उसे रुकने के लिए क्यों नहीं कहा? फिर भी तुमने मुझे रुकने के लिए कहा, जबकि मैं उसे मारना चाहता था। इसके अलावा, तुमने तो ऐसे बात की जैसे कि यह मेरी गलती थी। तुम खुद को क्या समझती हो? क्या तुम ओरिजिन स्कूल के मास्टर हो या ग्रैंड किन एम्पायर के सम्राट? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांगे ने अपनी सांसें बर्बाद नहीं की। उसने एक उच्च श्रेणी का स्ट्राइडर तावीज और स्ट्रेंथ तावीज निकाला और फिर उसने उन्हें खुद पर लगा लिया। उसके बाद उसकी आकृति चमक उठी और तुरंत युवक के सामने आ गई, इससे पहले कि वह अपनी तलवार खींचे और वार करे। इस बार यांग ये ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। अपनी स्वर्णिम गहन ऊर्जा, शक्ति तावीज और अपनी शारीरिक शक्ति से प्रेरित होकर यांग ये ने जिस गति से अपनी तलवार खींची, वह पहले की तुलना में कम से कम 2 गुना तेज थी, और इसकी शक्ति में भी इसी तरह की वृद्धि हुई थी। इसलिए वायलेट स्पिरिट के म्यान से बाहर निकलते ही हवा के फटने की तेज आवाज गूंज उठी। यांगी की गति वाकई बहुत तेज थी। यह इतनी तेज थी कि युवक और युवती समय रहते प्रतिक्रिया नहीं कर पाए और वह उनके सामने आ गया। इस बार युवक भयभीत हो गया जब उसने यांगी की भयावह आभा को महसूस किया। टकराना। बैंगनी आत्मा युवक के सिर की ओर उतरी और पीली ऊर्जा बाधा एक बार फिर प्रकट हुई और यांगी की तलवार पर प्रहार किया। यांगी का हाथ कांप उठा, जबकि वायलेट स्पिरिट लगभग उसकी पकड़ से बाहर गिर गई थी। अगले ही पल उसकी आंखों में एक निर्दयी भाव की झलक दिखाई दी और वह चिल्लाया, टूट जाओ। जैसे ही वह चिल्लाया, उसका दाहिना हाथ अचानक टूटकर गिर गया।
टकराना, कांच टूटने की आवाज आसपास गूंज उठी। युवक को जब लगा कि पीली ऊर्जा की दीवार टूट गई है, तो वह भयभीत हो गया और सहज रूप से किनारे की ओर भाग गया। हालांकि तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी और यांग ये की वायलेट स्पिरिट उसके दाहिने हाथ में घुस गई। आह! युवक की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके मुंह से तीखी चीख निकली। इस तीखी चीख के साथ ही एक हाथ हवा में उड़ गया और उससे खून की धार बहने लगी। ठीक जब यांग ये ने उसे खत्म करने का इरादा किया, तो महिला अपने सदमे से उबर चुकी थी और फिर उसने यांग ये पर 3 तकनीक तावीज फेंके। यांग ये रुक गया और फिर अपनी कलाई के एक झटके के साथ वायलेट स्पिरिट तेजी से उनकी ओर बढ़ा, इससे पहले कि उसकी नोक से सुनहरी तलवार क्यूई की 3 किस्में विस्फोटक रूप से बाहर निकल आईं। इससे पहले वह युवक के तकनीक तावीजों से मारा गया था क्योंकि वह बहुत लापरवाह था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि युवक के पास इतने सारे तकनीक तावीज होंगे। अब वह बहुत पहले से ही महिला के खिलाफ सतर्क था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसके हमलों से निपटने के लिए तैयार था। भाई 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 तलवार की क्यूई तावीजों द्वारा बनाई गई तकनीकों से टकराई और फिर वे हवा में बिखर गईं। औरत की पलकें फड़क उठीं। इस आदमी की ताकत बहुत भयानक है। ठीक उसी समय जब वह कुछ कहने वाली थी, यांग ये आगे बढ़ गया। यांग ये ने वायलेट स्पिरिट को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे महिला की ओर बढ़ाया, और फिर सोने की तलवार क्यूई की एक धार उस पर विस्फोटक रूप से चली। उसी समय तलवार क्यूई के पीछे यांग ये की आकृति चमकी और तेजी से उसकी ओर बढ़ी। महिला की पहचान निश्चित रूप से सरल नहीं थी, लेकिन फिर क्या हुआ? क्या उसे केवल मार दिया जा सकता था लेकिन बदला नहीं लिया जा सकता था? वह, यांग ये, इस सब पर ध्यान नहीं देगा। चूंकि कोई उसे मारना चाहता था, तो वह उसे मार देगा। यह इतना ही सरल था। यह महिला भी बहुत सुंदर थी, लेकिन क्या यह उससे किसी भी तरह से संबंधित थी? वह सुंदरियों को संजोता था, लेकिन जब सुंदरता उसकी दुश्मन हो तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं करता था। चाहे वह बच्चा हो या महिला, वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दुश्मनों को मार डालता था। महिला के हाव भाव तब बदल गए जब उसने देखा कि यांग ये वास्तव में उसे मारना चाहता था। उसकी उंगली के एक झटके से 3 और टेक्निक टेलिस्मन यांग ये की ओर उड़े। टेक्निक टेलिस्मन हवा में ही फट गए, और फिर एक हाथ जितनी मोटी बिजली का एक बोल्ट, एक आग का गोला जिसकी आग की पूंछ 1 मीटर से ज्यादा तक फैली हुई थी, और हवा की एक धार जो हवा में सीटी बजाते हुए यांग ये की ओर विस्फोटक रूप से नीचे गिरी। इस बार यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि इन 3 तकनीक तावीजों में से एक वास्तव में एक निम्न श्रेणी उच्च श्रेणी तकनीक तावीज था। इसलिए यह एक पृथ्वी रैंक तकनीक के बराबर था। यांग ये ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने हिलना बंद कर दिया, जबकि उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा तेजी से वायलेट स्पिरिट में प्रवाहित हो रही थी, और फिर उसने तेजी से उन 3 तकनीक तावीजों पर वार किया। टकराना, तकनीक के तावीज तलवार क्यूई के 3 धागों से टकराए जिन्हें यांग यी ने अंजाम दिया था। हवा की एक लहर आसपास की ओर बह गई, फिर भी बिजली का बोल्ट जो एक हाथ जितना मोटा था, उसने अपनी गति बिल्कुल नहीं खोई थी और हवा की लहर के बीच से अभी भी उसकी ओर उतर रहा था। इस बार यांग ये ने वास्तव में अनुभव किया कि तावीज मास्टर कितने दुर्जेय थे। उसके सामने मौजूद युवक और युवती दोनों ही केवल प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में थे, और उनकी ताकतें बिल्कुल भी दुर्जेय नहीं थीं। हालांकि युवक ने उसे यहां लगभग पराजित कर दिया था, जबकि महिला उससे भी अधिक भयानक थी, क्योंकि उसके पास अपने कुछ तुरुप के पत्तों को उजागर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा वह इस तकनीक तावीज का विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ होता, जो कि एक पृथ्वी रैंक युद्ध तकनीक के बराबर था। ठीक उसी समय जब यांग ये अपनी तलवार की मंशा का उपयोग करने वाला था, अचानक उसके चारों ओर बैंगनी रंग की रोशनी की एक किरण दिखाई दी, और यांग ये ने जब इसे देखा तो वह तुरंत खुश हो गया। मैं वास्तव में उस छोटे से साथी को भूल गया था। अपने चारों ओर मौजूद इस बैंगनी प्रकाश अवरोध के साथ यांग ये ने अपनी तलवार की मंशा का उपयोग करना छोड़ दिया और बिजली को उतरने दिया। टकराना, एक धमाके की आवाज गूंजी जिसने आसमान को हिला दिया। धरती हिल गई और धूल हवा में उड़ने लगी। इस समय पूरा टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन चिंतित था। सिर्फ टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन ही नहीं, बल्कि आसपास के कुछ विशेषज्ञ भी हैरान थे। टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन में परेशानी पैदा करने की हिम्मत आखिर किसमें थी? कुछ ही देर में कई विशेषज्ञ संगठन की ओर दौड़ पड़े। धूल और गंदगी छट गई, और यांग ये धीरे धीरे उनके बीच से बाहर निकल गई। महिला की पुतलियां सिकुड़ गईं, और उसकी आंखें सदमे और अविश्वास से भर गईं। यांग ये ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की। उसका चेहरा चमक उठा और वह तुरंत महिला के सामने आ गया, और फिर उसने अपनी तलवार निकाली और वार कर दिया। रुको! ठीक इसी समय एसोसिएशन भवन के भीतर से एक गहरी आवाज सुनाई दी। यांग ये की पलकें झपकने लगी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये शब्द कहे थे, वह कम से कम आध्यात्मिक क्षेत्र में था। जब उसने सोचा कि महिला ने वास्तव में उस पर एक उच्च श्रेणी की तकनीक तावीज फेंकी थी, तो यांग ये ने झिझकना बंद कर दिया और अपनी हरकतें तेज कर दी। तो क्या हुआ अगर वह व्यक्ति एक आत्मिक क्षेत्र विशेषज्ञ था? महिला के पास समर्थन था, लेकिन क्या उसके पास ऐसा नहीं था?
गुरु किस लिए थे? वे महत्वपूर्ण क्षण में अपने शिष्यों के लिए खड़े होने के लिए थे। क्या दुस्साहस है! इस बार आवाज इमारत के अंदर से नहीं आई, बल्कि यांग ये के पीछे से आई। अध्याय 176। वरिष्ठ बहन। यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं, और वह अपने सामने खड़ी महिला पर हमला जारी रखने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि उसे लगा कि पीछे से उसकी ओर उतरती ऊर्जा से बना हमला हो रहा है। उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और वायलेट स्पिरिट उसकी पकड़ से बाहर आ गई। महिला ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। हालांकि वायलेट स्पिरिट जो बिजली की तरह तेजी से ऊपर आई थी, उसका सिर नहीं काट पाई थी, और वह सिर्फ उसकी गर्दन के पास ही रह गई थी। दूसरी ओर यांग ये ने पलट कर देखा, और फिर उसने तेजी से अपनी दाहिनी हथेली को मुट्ठी में बांधा और उसे आगे की ओर पटक दिया। टकराना। यांग ये को उड़ते हुए उड़ा दिया गया। हवा में यांग ये ने आखिरकार अपने प्रतिद्वंद्वी की शक्ल साफ देखी। उसका प्रतिद्वंद्वी एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था जिसने काले रंग का तावीज मास्टर का लबादा पहना हुआ था, लेकिन उसके लबादे पर कोई बैज नहीं था। इसलिए बूढ़े आदमी का ग्रेड अज्ञात था। इस समय बूढ़ा आदमी उसे क्रूर भाव से देख रहा था। यांग ये को एक ही बार में पीछे धकेलने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी मुट्ठी भींची और यांग ये पर एक और हमला करने का इरादा किया। हालांकि ठीक इसी समय यांग ये जो जमीन पर उतरा था, उसने ठंडे स्वर में कहा, बूढ़े, अगर तुमने फिर से हमला किया तो मैं उस औरत को मार डालूंगा। बूढ़े आदमी की ताकत ऐसी नहीं थी जिसके खिलाफ वह अभी जा सकता था, क्योंकि उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा अभी समुद्र की तरह उछल रही थी, जबकि महत्वपूर्ण ऊर्जा सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं हो पा रही थी। यह बहुत संभव था कि उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी एक साथ दायरे का विशेषज्ञ था। बूढ़ा आदमी यांग ये की आवाज सुनकर रुक गया और फिर उसने महिला की तरफ देखा। जब उसने देखा कि वायलेट स्पिरिट महिला की गर्दन से चिपकी हुई थी, तो वह भौंचक्का रह गया और फिर उसने यांग ये की तरफ देखा और कहा, तलवार नियंत्रण की यह कितनी अद्भुत तकनीक है। क्या तुम तलवार संप्रदाय की अनुयायी हो? नहीं। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए अपने मन में कहा, मास्टर अभी तक क्यों नहीं आए हैं? यांग ये कोई जल्दबाज नहीं था। उसने तावीज मास्टर एसोसिएशन के सामने इतनी अहंकारी हरकत करने की हिम्मत लिन शान की वजह से की। अगर मास्टर अब भी सामने नहीं आते हैं, जबकि मामला इतना बढ़ चुका है, तो क्या यह हो सकता है कि मुझे वाकई इस बूढ़े से लड़ना पड़े, जिसके एक साथ दायरे में होने की बहुत संभावना है? बूढ़ा आदमी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसने आसपास की तरफ देखा और फिर अचानक चिल्लाया, तुरंत चले जाओ, वरना तावीज मास्टर एसोसिएशन को निर्दयी होने का दोष मत दो। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि आसपास छिपे हुए उन विशेषज्ञों की आभा तेजी से वापस चली गई थी और गायब हो गई थी। थोड़ी देर बाद बूढ़े आदमी ने अपनी नजर हटा ली, यांग ये को देखा और फिर कहा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, यांग ये ने बूढ़े आदमी की आंखों में देखते हुए कहा। हालांकि यह बहुत संभव था कि बूढ़ा आदमी एक साल्ट रियल्म विशेषज्ञ था, लेकिन वह डरता नहीं था। अगर बुरा हुआ तो वह बस भाग जाएगा। बूढ़े आदमी की आंखें सिकुड़ गईं, और फिर एक ठंडी चमक के साथ टिमटिमा उठी। अचानक उसने उस युवक पर नजर डाली जो जमीन पर बेहोश पड़ा था, और फिर उसने उस महिला को देखा जिसकी गर्दन के ठीक पास वायलेट स्पिरिट तैर रही थी। अंत में उसने यांग ये को देखा और कहा, बच्चे, तुम एक तावीज मास्टर हो, इसलिए तुम्हारे पास एक मास्टर होना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम और तुम्हारे मालिक दोनों आज बर्बाद हो गए हो। तुम उन दोनों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। क्या ऐसा है? यांग ये ने कहा, मेरे गुरु लिन शान हैं। क्या मैं अभी भी बर्बाद हो जाऊंगा? अगर किसी पर भरोसा करना था, तो उसे निश्चित रूप से उस व्यक्ति पर भरोसा करना था। यांग ये एक पांडित्यपूर्ण व्यक्ति नहीं था। तुम्हारा गुरु लिन शान है। बूढ़े ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह कैसा मजाक है? क्या उस बूढ़े लिन शान के पास सिर्फ वह शैतान बाओ एर नहीं है? उसे दूसरा शिष्य कब मिला? बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर उस बूढ़े लिन शान को पता चल जाए कि तुमने उसका शिष्य होने का नाटक किया है, तो वह तुम्हारी जिंदा खाल उधेड़ देगा। क्या तुम नहीं जान पाओगे कि मैं नाटक कर रहा हूं या नहीं, अगर तुम उसे यहां बुलाओ? इस समय यांग ये बहुत उदास था। जब मैं सच बताता हूं तो कोई मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करता? अगर उसने कहा कि वह अतीत में लिन शान का शिष्य था, तो यह थोड़ा झूठ था, लेकिन अभी यह सच था। क्या तुम सच में उस बूढ़े आदमी के शिष्य हो? जब उसने यांग ये के हाव भाव देखे, तो बूढ़े आदमी ने यह सवाल पूछते हुए भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसे लगा कि उसके सामने खड़ा यह युवक झूठ नहीं बोल रहा है। मैं गारंटी देता हूं, क्या तुम मेरे गुरु से यहां आने के लिए पूछकर उत्तर नहीं जान पाओगे? यांग ये ने कहा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह अभी यहां नहीं आ सकता। वह दूसरे बूढ़ों के साथ मीटिंग में है। उस लड़की को जाने दो। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। उसे जाने दो। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ, मेरे साथ मजाक मत करो। अगर मैंने उसे जाने दिया, तो अगर तुम फिर से मेरे खिलाफ कोई चाल चली तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूं। क्यों ना हम ऐसा करें?
तुम बाओ एयर को यहाँ लाओ क्योंकि वह मीटिंग में नहीं है ना? क्या वह मेरी पहचान साबित नहीं कर पाएगी? बच्चे, अगर तुम सच में लिनशान के शिष्य हो तो बेहतर होगा कि तुम उसे जाने दो। क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम सच में उस बूढ़े लिनशान के शिष्य हो तो तुम्हें उसे बड़ी बहन कहना होगा। अगर लिनशान को पता चल गया कि तुम उसे मारने का इरादा रखते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से कैद कर लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे मार्शल अंकल तुम्हें निश्चित रूप से जाने नहीं देंगे। ठीक है। वह तावीज मास्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। यांग ये यह सुनकर दंग रह गया और फिर उसने महिला की ओर देखा और फिर कहा, वरिष्ठ, मजाक करना बंद करो। उसने पहले उस दूसरे साथी के साथ मिलकर मुझे लगभग मार ही डाला था, फिर भी वह मेरी वरिष्ठ बहन है। भले ही वह वास्तव में मेरी वरिष्ठ बहन हो, मैं ऐसी वरिष्ठ बहन को स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक इसी समय महिला ने कहा, मैंने केवल यह पूछा था कि क्या आप मार्शल अंकल लिन के शिष्य हैं? यांग ये ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुमने पूछा? क्या मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया? क्या तुमने मेरे जवाब के बाद मुझ पर विश्वास किया? अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती तो मैं क्या कर सकती थी? इसके अलावा तुमने उस आदमी को तब क्यों नहीं रोका जब उसने मुझ पर हमला किया? तुमने न केवल उसे रोकने से परहेज किया, बल्कि तुमने उसे मुझसे निपटने में भी मदद की। बड़ी बहन, क्या मजाक है? थोड़ी और आज्ञाकारी बनो। अगर तुमने अचानक कोई हरकत करने की हिम्मत की तो देखो मैं तुम्हारा सिर काटने की हिम्मत करती हूं या नहीं। महिला बोलने ही वाली थी कि अचानक उसकी खूबसूरत भौहें आपस में जुड़ गईं। वायलेट स्पिरिट उसकी गर्दन के थोड़ा करीब आ गई थी और उसकी गर्दन से धीरे धीरे ताज़ा खून की एक धार बह रही थी। उसने यांग ये की तरफ देखा और उसने यांग ये को ठंडे स्वर में बोलते हुए सुना, कोई बकवास मत करो, मुझे तुमसे कोई बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ, कृपया बाओ एयर को बुला लाएं। बूढ़े आदमी की भौहें कांप उठीं और उसने कहा, अब मुझे विश्वास है कि तुम उस बूढ़े बूढ़े लिन शान के शिष्य हो। केवल वह बूढ़ा बूढ़ा ही तुम जैसे निर्दयी और दुष्ट व्यक्ति को अपना शिष्य बनाएगा। बेटा, अपनी बड़ी बहन को जाने दो। मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगा। यांग ये ने अपने दिल में आह भरी। वह जानता था कि इस बार उस आदमी और औरत को मारना उसके लिए असंभव था। उसने कहा, वरिष्ठ, यह महिला मेरी वरिष्ठ बहन है, फिर उसका क्या? वह कौन है जिसने कहा कि मेरे स्वामी और मैं दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे चाहे मेरा स्वामी कोई भी हो? वह राष्ट्रपति का दामाद तो नहीं होगा, है ना? बूढ़े आदमी ने महिला की ओर देखा और कहा, भले ही वह अभी भी जीवित नहीं है, लेकिन जल्द ही वह जीवित हो जाएगा। हालांकि अब जब तुमने उसका एक हाथ काट दिया है तो वह शायद अब जीवित नहीं रह पाएगा। ओह, ठीक है। उसके दादा संघ के एक बुजुर्ग हैं। हालांकि उसके दादा की हैसियत तुम्हारे गुरु से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन वह संघ में एक शीर्ष श्रेणी का व्यक्ति है। संक्षेप में, तुम मुसीबत में हो। अपने दाहिने हाथ के एक झटके से वायलेट स्पिरिट वापस उसकी मुट्ठी में आ गई और फिर वह धीरे धीरे उस युवक के पास गया जो जमीन पर लेटा हुआ था। उसने कहा, तो ऐसा ही हो। मैं उसे मारने से नहीं रोक सकता और उसे सिर्फ इसलिए मुझे मारने नहीं दे सकता क्योंकि मैं मुसीबत से डरता हूं, है ना? ठीक इसी समय महिला युवक के सामने खड़ी थी और उसने यांग यी को घूरते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम क्या करने जा रहे हो? मैं उसे मार डालूंगा, बेशक। क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? यांग ये ने कहा, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई कदम उठाया तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। कब रुकना है, यह जानना। क्या मजाक है? उसे भविष्य की सभी परेशानियों को खत्म करना पसंद था। यह सुनकर बूढ़े की पलकें झपकने लगीं और उसने मन ही मन कोसा, छोटा पागल। लिनशान एक बूढ़ा पागल है, उसकी पोती एक छोटी शैतान है और उसका यह शिष्य भी एक और पागल है। एक ही तरह के पक्षी वास्तव में एक साथ झुंड में रहते हैं। महिला स्तब्ध रह गई। वह इस तरह से कैसे कार्य कर सकता है? वह पहले से ही मेरी पहचान जानता है, फिर भी वह मुझे कोई चेहरा नहीं देता। क्या वह वास्तव में कोई अज्ञानी है जिसे कोई डर नहीं है? ठीक उसी समय जब महिला स्तब्ध थी, यांग ये की आकृति उसके चारों ओर घूमी और उसके हाथ में वायलेट स्पिरिट तलवार ने उस आदमी की गर्दन पर वार किया। एक कहावत है कि किसी को बहुत बेरहमी से काम नहीं करना चाहिए और अपने लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। यांग ये को लगा कि ये शब्द बकवास हैं। उसे यकीन था कि अगर उसने आज युवक को नहीं मारा तो युवक निश्चित रूप से भविष्य में उससे बदला लेगा। भले ही युवक ने खुले तौर पर ऐसा करने की हिम्मत न की हो, लेकिन युवक उसके खिलाफ साजिश रचेगा। खुले में रखे भाले के वार से बचना आसान था, लेकिन छाया से आने वाले तीर से सावधान रहना मुश्किल था। उसे हर समय अपने पीछे एक जहरीला सांप छोड़ना पसंद नहीं था। जहां तक इस युवक के दादाजी का सवाल है, उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्होंने पहले युवक को मारने का फैसला किया था क्योंकि उसका मालिक बाकी लोगों से निपटने के लिए वहां मौजूद था। बूढ़ा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से यह नहीं देखेगा कि उसकी आंखों के सामने यांग यी ने युवक को मार डाला।
क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो युवक के दादा भी निश्चित रूप से उससे नफरत करेंगे। भले ही वह डरता नहीं था, लेकिन ऐसा दुश्मन बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए यांग ये की तलवार अंत में पूरी तरह से नीचे नहीं उतरी, क्योंकि बूढ़ा आदमी युवक के सामने आ गया था। जब उसने बूढ़े आदमी को युवक के सामने आते देखा तो यांग ये ने अपनी तलवार वापस खींच ली, कंधे उचकाए और कहा, चूंकि सीनियर उसे बचाना चाहता है, इसलिए जूनियर सीनियर का सम्मान करेगा और उसे मारने से परहेज करेगा। लेकिन अगर भविष्य में वह मेरे खिलाफ साजिश करता है या मैं उसके हाथों मरने के लिए बदकिस्मत हूं, तो मेरा स्वामी निश्चित रूप से सीनियर से न्याय मांगेगा। बूढ़ा आदमी यह सुनकर क्रोधित हो गया और बोला, बेटा, इसका मुझसे क्या लेना देना है? मैंने तुम्हें उसे मारने से मना कर दिया क्योंकि तालिस्मन मास्टर एसोसिएशन की इमारत के सामने लड़ाई करना प्रतिबंधित है। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो जरूर। जब तक वह एसोसिएशन में नहीं है तब तक तुम उसे अपनी मर्जी से मार सकते हो। तुम अपनी बड़ी बहन के साथ भी ऐसा ही कर सकते हो। अध्याय 177 फैंग यांग। जब यांग ये बोलने ही वाला था तो क्रोधित बूढ़े व्यक्ति ने अचानक भौहें सिकोड़ ली और फिर उसने कहा, बच्चे, तुम मुसीबत में हो। यांग ये दंग रह गया। उसे समझ नहीं आया कि बूढ़े आदमी का क्या मतलब था। ठीक इसी समय अचानक टेलिस्मैन मास्टर्स एसोसिएशन के भीतर से एक भयानक आभा फैली और फिर इमारत के भीतर से एक आकृति बाहर निकली। एक ही सांस के समय में वह आकृति यहां आ गई थी। वह आकृति एक बूढ़े व्यक्ति की थी जिसने काले रंग का तावीज मास्टर का लबादा पहना हुआ था और बूढ़े व्यक्ति की आंख के कोने पर एक भयानक निशान था। जब बूढ़े व्यक्ति ने जमीन पर पड़े उस युवक की दयनीय स्थिति को देखा तो उसका चेहरा तुरंत क्रूर हो गया और उसने अपने बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और गुस्से से कहा, निंग शियू, आखिर हुआ क्या है? निंग शियू ने यांग ये की ओर इशारा किया और यांग ये की बदकिस्मती पर थोड़ा खुश होते हुए बोला, और क्या फैंग यांग, आपके पोते को अहंकारी व्यवहार करने की आदत हो गई है और इस बार उसने अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले लिया। ओह, यह वही था। आप गलत नहीं हैं, यह वही था जिसने आपके पोते को उसकी वर्तमान स्थिति में पहुंचाया। यह सुनकर यांग ये का चेहरा काला पड़ गया। क्या निंग शियू नाम का यह बूढ़ा आदमी सचमुच मेरे मालिक का दोस्त है, दुश्मन नहीं? यांग ये के पास इस बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं था क्योंकि फैंग यांग नाम के बूढ़े ने उसकी तरफ देखा था। इसके अलावा उस बूढ़े की आंखों से खौफनाक हत्या का इरादा झलक रहा था जो बिल्कुल भी छिपा नहीं था। यांग यी के शरीर में गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी जबकि उसके हाथ में गुप्त तलवार प्रकट हुई। भले ही फैंग यांग नामक इस बूढ़े ने उत्कृष्टता क्षेत्र प्राप्त नहीं किया था, लेकिन वह कम से कम आध्यात्मिक क्षेत्र के शिखर पर था। इसलिए यांग ये ने बिल्कुल भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। अब वह केवल यह उम्मीद कर रहा था कि वह लिन शान के आने तक कुछ और समय तक टिके रहने में सक्षम होगा। फैंग यांग ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और उसने सीधे अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करके यांग ये को दूर से ही पकड़ने की कोशिश की। ऊर्जा से बनी एक विशाल हथेली बूढ़े आदमी के सामने प्रकट हुई और उसके दाहिने हाथ के हल्के से झटके के साथ यह एक भयानक आभा लेकर यांग ये पर जोर से टूट पड़ी, जैसे कि हथेली की छवि में एक पहाड़ हो। निंग शियू के चेहरे पर यह हमला देखकर भाव बदल गए। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि फैंग यांग वास्तव में एक उच्च श्रेणी की गहन रैंक तकनीक को अंजाम देगा। एक शीर्ष आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा निष्पादित एक उच्च श्रेणी की गहन रैंक तकनीक की शक्ति एक राजा क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा निष्पादित एक पृथ्वी रैंक तकनीक की शक्ति से कम नहीं थी। अपने मूल इरादों के अनुसार वह देखना चाहता था कि लिन शान का यह शिष्य वास्तव में कितना दुर्जय है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि फैंग यांग वास्तव में एक घातक हमला करेगा। जब वह यांग ये की मदद करने वाला था तो उसने अचानक कहा, एह। उसके बाद उसने अपने शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा को शांत किया और यांग ये को आश्चर्य और जिज्ञासा से देखा, क्योंकि प्रथम स्वर्ग क्षेत्र का यह व्यक्ति वास्तव में एक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ जाने का इरादा रखता था। जब फैंग यांग ने युद्ध तकनीक का प्रदर्शन किया तब यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गई थीं और उसके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा पागलपन की हद तक बढ़ गई थी, इससे पहले कि उसके पूरे शरीर से एक हल्की सुनहरी तलवार की रोशनी निकल पड़े। अचानक यांग ये ने अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोर से प्रहार किया और उसका शरीर विस्फोटक रूप से बाहर निकल आया। जब वह विशाल ऊर्जा हथेली के करीब पहुंचा तो उसने तेजी से अपनी तलवार निकाली और वार कर दिया। फैंग यांग के मुंह के कोनों पर तिरस्कार की एक झलक उभरी जब उसने देखा कि यांग ये वास्तव में उसके द्वारा निष्पादित तकनीक के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। मेरे सामने यह आदमी पहले स्वर्ग क्षेत्र में केवल एक चींटी है, फिर भी वह हमला करने की पहल करने की हिम्मत करता है। वह वास्तव में अपनी ताकत को ज्यादा आंकता है। फैंग यांग की तिरस्कार भरी निगाहों के नीचे यांग ये उस ऊर्जा हथेली से टकराया जो खुद से कई गुना बड़ी थी। सुनहरी रोशनी की एक किरण चमक उठी। टकराना, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और फिर ऊर्जा हथेली गड़गड़ाने लगी और टुकड़ों में फट गई। महिला और निंग शियू दोनों ही अचंभित थे। एक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा निष्पादित एक युद्ध तकनीक को इस युवक ने ऐसे ही नष्ट कर दिया। यह कैसे संभव हो सकता है? फैंग यांग ने धीरे से कहा और उसकी आवाज सदमे और अविश्वास से भरी थी।
यांग ये ने एक बार फिर प्रबुद्ध तलवार हृदय के लाभों का अनुभव किया। जब फैंग यांग ने उस तकनीक को अंजाम दिया तो उसने सहज रूप से इस तकनीक में दोष को पहचान लिया था। हर एक तकनीक में कोई न कोई दोष या कमजोरी होती है, और जिसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय होता है वह इन दोषों और कमजोरियों को तुरंत पहचान लेता है। एल्डर म्यू ने कहा था कि प्रबुद्ध तलवार हृदय तलवार इरादे से भी अधिक भयानक था, और यांग ये वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन अब यांग ये ने गहरी सांस ली, और फिर फैंग यांग को देखते ही उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव उभर आया। अपने दिल में एक आदेश के साथ वायलेट स्पिरिट हवा में लहराया और वायलेट प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो फैंग यांग पर विस्फोटक रूप से गोली चलाई। उसी समय यांग ये ने अपने दाहिने पैर से जमीन पर रौंद दिया। उसने इससे उत्पन्न प्रतिबल और गेल शूज और स्ट्राइडर टेलिस्मैन दोनों से मिले बढ़ावा पर भरोसा किया और एक छाया में बदल गया जो वायलेट स्पिरिट के पीछे पीछे चल रही थी, और उसने फैंग यांग की ओर विस्फोटक रूप से गोली चलाई। यांग ये को कभी भी निष्क्रिय स्थिति में रहना पसंद नहीं था। भले ही उसका सामना किसी स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ से हो, तो क्या हुआ? जो पहले हमला करता है उसे लाभ मिलता है, और जो देर से हमला करता है वह विफल हो जाता है। भले ही वह हमला न भी करे, फैंग यांग फिर भी उस पर हमला करेगा, तो उसे पहले हमला क्यों नहीं करना चाहिए? फैंग यांग की आंखों में आश्चर्य की एक झलक तब उभरी जब उसने वायलेट स्पिरिट को अपने आप हमला करते देखा। तलवार पर नियंत्रण की यह कितनी अद्भुत तकनीक है। लेकिन कुछ ही समय में उसका यह आश्चर्य क्रोध में बदल गया, क्योंकि इस चींटी ने वास्तव में उस पर हमला करने की हिम्मत की थी। एक प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ मुझ जैसे आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ पर हमला कर रहा है। क्या मजाक है? क्या वह मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहा है? अपने क्रोध के प्रभाव में फैंग यांग ने पीछे नहीं हटे। अपनी उंगली के एक झटके से गहन ऊर्जा की एक किरण विस्फोटक रूप से बाहर निकली और वायलेट स्पिरिट पर लगी, जिससे वह तुरंत उड़ गई। हालांकि अगले ही पल वायलेट स्पिरिट बैंगनी प्रकाश की एक किरण में बदल गई और एक बार फिर फैंग यांग की ओर विस्फोटक रूप से उड़ी। इस बार सिर्फ फैंग यांग ही हैरान नहीं था, बल्कि महिला और निंग शियू भी हैरान थे। तलवार संप्रदाय में ऐसी बेजोड़ गहन तलवार तकनीक का भाई, यह तो बस अकल्पनीय है। ठीक इसी समय यांग ये फैंग यांग के सामने आ गया था, और उसने म्यान से छिपी हुई तलवार को खींचने में संकोच नहीं किया, और जैसे ही उसने फैंग यांग के सिर पर जोर से वार किया, प्रकाश की एक किरण चमक उठी। फैंग यांग ने ठंडी आवाज में कहा। अपने दाहिने हाथ के झटके से शक्तिशाली पंख का एक कतरा यांग ये के शरीर पर लगा। यांग ये को ऐसा लगा जैसे उसे कोई जोरदार झटका लगा हो, और उसका शरीर उड़ गया। हवा में यांग ये ने खुद को स्थिर करने के लिए अपने पैरों से जोरदार प्रहार किया, और फिर अपने दिल में एक आदेश के साथ वायलेट स्पिरिट जो मूल रूप से फैंग यांग की ओर बढ़ रही थी, उसने अचानक अपनी दिशा बदल दी और तुरंत जमीन पर पड़े युवक की गर्दन पर पहुंच गई। बूढ़े कमीने, बस तुम मेरे खिलाफ एक और चाल चलने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे पोते का सिर उसके धड़ से अलग कर दूंगा। यांग ये ने अपने शरीर में उबलती ऊर्जा को दबाते हुए फैंग यांग को देखा और ठंडी आवाज में बोला। पहले किए गए उस प्रहार ने यांग ये को यह एहसास दिलाया कि वह फैंग यांग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अगर वह कुछ उच्च श्रेणी की तकनीक तावीज़ों और पल ऑफ बेलफुल ब्लड का इस्तेमाल करता, तो शायद उसके पास बूढ़े आदमी को मारने का एक छोटा सा मौका होता। लेकिन समस्या यह थी कि अब उसके पास कोई उच्च श्रेणी की तकनीक तावीज़ नहीं थी। जहां तक पल ऑफ बेलफुल ब्लड की बात है, तो वह शायद इस बूढ़े आदमी से निपटने में पूरी तरह से असमर्थ होगा, क्योंकि इस बूढ़े आदमी की ताकत शायद सू किंगशी से थोड़ी बेहतर थी। तुम मुझे धमका रहे हो? फैंग यांग ने धीरे से अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में कस लिया, और उसके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा अंतहीन रूप से उमड़ पड़ी। हाँ, मैं हूँ, यांग ये ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। बूढ़े आदमी, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो बस एक और कदम आगे बढ़ाओ, और तुम देख सकते हो कि मैं तुम्हारे पोते का सिर काटने की हिम्मत कर सकता हूँ या नहीं। फैंग यांग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। प्रथम स्वर्ग क्षेत्र का एक प्रोफाउंडर मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? जब वह एक कदम आगे बढ़ाने ही वाला था, निंग शियू ने कहा, फैंग यांग, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पोते को कुछ हो, तो बेहतर है कि तुम उसकी बात मानो। अगर उसने तुम्हारे पोते को मार दिया, तो तुम्हारा पोता बिल्कुल बेकार मर गया, लेकिन अगर तुम उसे मार देते हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी चैन नहीं पाओगे। तुम्हारा क्या मतलब है? फैंग यांग ने निंग शियू को देखा और वह गहरी आवाज में बोला। और क्या? निंग शियू ने आंखें घुमाते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि इस बच्चे का गुरु कौन है? यह पागल आदमी है, लिन शान। अगर तुम लिन शान के शिष्य को मार दोगे, तो उसके गुस्से के कारण मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे सभी प्रियजन नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर फैंग यांग की पलकें झपक गईं और फिर उसने कहा, वह उस बूढ़े लिन शान का शिष्य है। फैंग यांग ने सिर हिलाया और कहा, भले ही मेरे पास कोई सबूत न हो, लेकिन यह सच होना चाहिए। अगर वह लिन शान का शिष्य नहीं होता, तो क्या यह बच्चा इतना अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत कर सकता था? इसके अलावा आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि वह आपके पोते को मारने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैंने उसे पहले नहीं रोका होता, तो वह अपनी बड़ी बहन को भी मार देता।
इसलिए अपने पोते की जान की खातिर यह सबसे अच्छा है कि आप उसके खिलाफ कोई कदम न उठाएं। थोड़ी देर बाद फैंग यांग ने गहरी सांस ली और फिर वह क्रूर भाव से बोला, तो क्या हुआ अगर वह लिन शान का शिष्य है? वह मेरे पोते को मार सकता है क्योंकि वह लिन शान का शिष्य है। बूढ़े आदमी निंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं लिन शान से डरता हूं? अगर हालात और भी खराब हो गए तो हम मौत तक लड़ेंगे। निंग शियू ने अपना सिर हिलाया और कहा, बूढ़े आदमी फैंग, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप लिन शान से डरते हैं। मैं यह कह रहा हूं कि यदि आप हमला करने की हिम्मत करते हैं, तो वह बच्चा निश्चित रूप से आपके पोते को मारने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा इस बच्चे के पास इतनी उम्र में इतनी भयानक ताकत है, इसलिए वह निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय का शिष्य है जिसे आरोही रैंकिंग में भाग लेने के लिए भेजा गया है, और वह दाओवादी जुई का शिष्य भी हो सकता है। जरा सोचिए, हम दोनों ने पहले कभी उस तलवार तकनीक को नहीं देखा या सुना है। अगर वह दाओवादी जुई नहीं था, तो क्या इस दुनिया में किसी और के पास इतनी गहरी तलवार तकनीक हो सकती है? यदि आप उसे मार देते हैं और यह दाओवादी जुई को क्रोधित करता है, तो भले ही आप एक स्वर्ग तावीज मास्टर हों, पूरा तावीज मास्टर एसोसिएशन अभी भी आपकी और आपके फैंग कबीले की रक्षा करने में असमर्थ होगा। अध्याय 178 योजनाएं। फैंग यांग की पलकें झपकने लगी जब उसने दाओइस जुई शब्द सुना। अगर यह लिन शान के खिलाफ होता तो उसके पास एक मौका था, लेकिन अगर यह दाओइस जुई के खिलाफ होता तो नहीं। वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर अस्तित्व नहीं थे। तलवार संप्रदाय कुछ 100 सालों तक खड़ा रहने और 6 महान शक्तियों का सदस्य बने रहने में सक्षम था, क्योंकि दाओवादी जुई की उपस्थिति थी। जैसा कि निंग शियू ने कहा था, अगर वह इस महान व्यक्ति को क्रोधित करता है, तो उसका फैंग कबीला निश्चित रूप से दाओवादी जुई के क्रोध को सहन करने में असमर्थ होगा। क्या आपके गुरु दाओवादी जुई हैं या नहीं? फैंग यांग ने यांग ये को देखते हुए गहरी आवाज में पूछा। तुम क्या सोचते हो? यांग ये स्वाभाविक रूप से यह नहीं कहेगा कि वह नहीं था, लेकिन वह यह भी नहीं कहेगा कि वह था। क्या मजाक है? उसने अब लंबे समय से किसी और के शिष्य के रूप में दिखावा करना बंद कर दिया था। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वह भविष्य में उस पर आने वाली मुसीबत से डरता था। इस समय वह तलवार संप्रदाय के दिव्य रक्षक दाओवादी जुई को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। फैंग यांग की पलकें फड़कने लगी और उसे यांग ये को अभी मार डालने का आवेग हुआ। हालांकि जब उसे यांग ये द्वारा पहले की गई तलवार की तकनीक और वे दृश्य याद आए जहां यांग ये ने उसकी युद्ध तकनीकों को तोड़ दिया था, तो फैंग यांग ने गहरी सांस ली और बलपूर्वक इस आवेग को दबा दिया। भले ही उसका युवक जो उसके सामने खड़ा था, वह केवल प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में था, लेकिन युवक की ताकत राजा क्षेत्र के विशेषज्ञ से कम नहीं थी। खासकर वह रहस्यमयी तलवार तकनीक। इसलिए अगर इस युवक की साधना थोड़ी भी अधिक होती, तो उसके पास भी इस युवक से डरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता, उतना ज्यादा फैंग यांग को लगता कि यांग ये दाओवादी जुई का शिष्य है, क्योंकि सिर्फ दाओवादी जुई ही तलवार में ऐसी राक्षसी प्रतिभा को बढ़ावा दे सकता था। थोड़ी देर बाद फैंग यांग ने धीमी आवाज में कहा, मेरे पोते को जाने दो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? यांग ये ने उपहास किया, तुम मुझे सिर्फ इसलिए नहीं मारोगे क्योंकि तुमने ऐसा कहा। अगर मैंने तुम्हारे पोते को जाने दिया तो तुम मुझ पर हमला कर दोगे। मेरे जैसा छोटा सा प्रथम स्वर्ग क्षेत्र का खोजकर्ता तुम्हारे जैसे आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के सामने कैसे बच सकता है? बच्चे, ज्यादा दूर मत जाओ, फैंग यांग ने धीमी आवाज में कहा। ठीक इसी समय निंग शियू ने कहा, बच्चे, उसके पोते को जाने दो। मैं गारंटी देता हूं कि वह तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। ठीक है। निंग शियू को खुद भी डर था कि यांग ये आवेग में आकर फैंग यांग के पोते को मार डालेगा, क्योंकि ऐसा करने से एक ऐसी दुश्मनी शुरू हो जाती जिसका अंत सिर्फ मौत से ही हो सकता था। अभी भी उनके बीच सुलह की गुंजाइश थी, इसलिए इस मामले को इस हद तक बढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। यांग ये एक पल के लिए झिझका और फिर वायलेट स्पिरिट उसके एक इशारे से उसके हाथ में लौट आया। उसने इस बूढ़े आदमी निंग शियू पर थोड़ा विश्वास किया, क्योंकि बूढ़े आदमी ने उसकी ओर से बात की थी। अन्यथा उसके और फैंग यांग नामक बूढ़े आदमी के बीच शायद जीवन और मृत्यु का संघर्ष छिड़ जाता। भले ही वह उससे डरता नहीं था, लेकिन वास्तव में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जहां तक उस युवक की बात है जो जमीन पर लेटा था, अगर वह समझदार होता, तो स्वाभाविक रूप से वह यांग ही से परेशानी मोल लेने नहीं आता। इसके विपरीत, अगर वह युवक समझदार नहीं था, तो जो कुछ हुआ उसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। फैंग यांग ने हमला नहीं किया। उसकी आकृति चमकी और खून से लथपथ युवक के सामने आ गई। भले ही युवक की चोटें बहुत गंभीर थीं, लेकिन सौभाग्य से युवक ने खुद पर हीलिंग टेलिस्मन लगा लिया था, इसलिए उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। हालांकि फैंग यांग अभी भी अपने गुस्से को बढ़ने से रोकने में असमर्थ था, और वह यांग ये को टुकड़ों में काटना चाहता था। हालांकि उसके अंदर अभी भी थोड़ी सी समझ बची हुई थी, इसलिए उसने हमला नहीं किया। उसने यांग यी को ठंडे अंदाज में देखा और फिर उस महिला को एक गहरी नजर से देखा, और फिर वह उस युवक को अपने साथ ले गया और वह चमकता हुआ वहीं गायब हो गया।
जब उसने फैंग यांग को जाते देखा तो यांग ये की कलाई थोड़ी हिली और उसने छिपी हुई तलवार को अपने डेंटियन में डाल दिया, जबकि वायलेट स्पिरिट वापस उसकी मुट्ठी में आ गई। इससे पहले अगर फैंग यांग ने हमला किया होता तो वह फैंग यांग और उसके पोते दोनों को मार डालता, भले ही उसे उस छोटे से साथी को बेनकाब करना पड़ता। एक साधारण सी बात इतनी बड़ी मुसीबत बन गई। क्या अब तुम संतुष्ट हो? इस बीच महिला ने बगल से ठंडे स्वर में कहा। बस अपना मुंह बंद करो, यांग ये ने स्पष्ट रूप से कहा। आप भूल गए हैं कि पहले किसने दूसरे के साथ परेशानी मोल ली, किसने पहला वार किया और किसने दूसरे को पहले मारने का इरादा किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा लगता है कि यह आप दोनों ही थे, है ना? क्या केवल आप दोनों को ही मुझ पर हमला करने और मुझे मारने की अनुमति है? फिर भी मैं आप दोनों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास एक शक्तिशाली दादा है। क्योंकि आप सुंदर हैं। भाड़ में जाओ। यदि आपने बकवास का एक और शब्द बोला तो मैं वास्तव में आपको मारने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा। महिला के चेहरे पर भाव बदल गए। यह पहली बार था जब उसे सार्वजनिक रूप से इस तरह से उपहास और व्यवहार का सामना करना पड़ा था। उसने तुरंत ठंडे भाव से कहा, मुझे सच में नहीं पता कि मार्शल अंकल लिन आप जैसे शिष्य को क्यों लेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने फिर से अपनी सांस बर्बाद नहीं की और एसोसिएशन भवन की ओर चल दी। यांग ये ने उसे जाते हुए देखा तो ठंडी हंसी हंस दी। दुनिया में हमेशा ऐसे ही अहंकारी लोग होते हैं। बच्चे, कहने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ज्यादा अडिग हो। तुम अपने मालिक लिन शान से भी ज्यादा अडिग हो। जो चीजें बहुत ज्यादा कठोर होती हैं, उन्हें तोड़ना आसान होता है। तुम्हें अपना यह स्वभाव बदलना चाहिए। इस बीच निंग शियाओ ने अचानक कहा। भले ही लिन शान पागल था, लेकिन वह तब तक समझदार रहेगा जब तक कोई उसे किसी कोने में धकेल न दे, और वह हमेशा सुलह के लिए जगह छोड़ता रहेगा। दूसरी ओर इस बच्चे ने बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी और अपने सभी दुश्मनों का सफाया करने की इच्छा रखता था। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ, आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद। लेकिन यह मेरा चरित्र है और इसे बदलना असंभव है। नहीं, मैं इसे बदलना चाहता हूं। इसके अलावा यह मुझे ही होना चाहिए जो शिकायतों का रोना रोए। अगर मेरे पास थोड़ी ताकत नहीं होती तो मैं शायद अभी राख के ढेर में बदल गया होता। ठीक है, मैंने पहले उस महिला के मंगेतर को इस हद तक घायल कर दिया था, लेकिन मुझे उसका कोई गुस्सा क्यों नहीं दिखा? निंग शियू ने आह भरते हुए कहा, बच्चे, तुम अपने मालिक की तरह ही धीमे हो। क्या तुम्हें अभी भी एहसास नहीं है कि अभी अभी तुम्हारा इस्तेमाल किया गया था? मुझे इस्तेमाल किया गया? यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप कह रहे हैं कि मुझे उस महिला ने इस्तेमाल किया? ऐसा नहीं हो सकता, है ना? नहीं, निंग शियू ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपको यह एहसास नहीं हुआ कि छोटी लड़की लगातार आपको फैंग यांग के पोते को मारने के लिए मजबूर कर रही थी? अगर उसका वास्तव में आपको मारने या फैंग यांग के पोते की रक्षा करने का इरादा था, तो बच्चे, न केवल आप फैंग यांग के पोते को नुकसान पहुंचाने में असमर्थ होंगे, बल्कि आपकी खुद की जान भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें डरा रहा हूं। उसके दादा तावीज मास्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उस छोटी लड़की के पास कम से कम कुछ दर्जन उच्च श्रेणी के तकनीक तावीज और उससे भी उच्च रैंक के तकनीक तावीज हैं। बच्चे, क्या आप कुछ दर्जन उच्च श्रेणी के तकनीक तावीजों का विरोध कर पाएंगे? यांग यी ने जब यह सुना तो उसके चेहरे पर भाव बदल गए। उच्च श्रेणी की तकनीक वाले तावीजों की कुछ खुराकें। यह कोई मजाक नहीं था। उस दिन उसने फैंग यी को भारी चोट पहुंचाने के लिए केवल 3 उच्च श्रेणी तकनीक तावीजों का इस्तेमाल किया था, जो 7वें रैंक के स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ थे। इसलिए अगर यह कुछ दर्जन थे तो उसका उल्लेख नहीं करना चाहिए, यहां तक एक साल रियल्म विशेषज्ञ भी इसका विरोध करने में सक्षम नहीं हो सकता है। तुम कह रहे हो कि वह शुरू से ही जानती थी कि मैं कौन हूं, और वह मेरी ताकत से वाकिफ थी? यांग ये ने पूछा। अगर यह सच था, तो उस महिला की साजिश करने की क्षमता वाकई बहुत भयानक थी। इससे पहले उसे लगातार यह लगता रहा था कि वह उस युवक की मदद कर रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह लगातार उस युवक को मारने के लिए उसे मजबूर कर रही थी। अब जब उसने सोचा कि पहले क्या हुआ था, तो यांग ये को वाकई लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जिस कारण से युवक ने उस पर हमला किया था और जिस कारण से वह क्रोधित हुआ था और उसे मारने का इरादा जगाया था, वह दोनों ही कारण उस महिला ने जो कहा था, उसके कारण थे। जब उसने यहां तक सोचा, तो यांग ये की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। इस महिला की योजना बनाने की क्षमता वाकई भयानक है। मुझे नहीं पता कि उसे आपकी पहचान और ताकत के बारे में पता था या नहीं। निंग शियू ने कहा, संक्षेप में, यह एक तथ्य था कि वह चाहती थी कि आप उस युवक को मार दें। अफसोस, फैंग यांग भी एक बेवकूफ है। भले ही वह शादी के जरिए किसी पर भरोसा करना चाहता हो, लेकिन उसे उस लड़की पर नजर नहीं रखनी चाहिए थी। अगर वह लड़की उसके पोते को पसंद करती तो ठीक था, लेकिन समस्या यह है कि वह उसे पसंद नहीं करती। उस छोटी लड़की की षड्यंत्रकारी क्षमता और तरीकों के साथ, और इस तथ्य के साथ कि वह फैंग यांग के पोते को पसंद नहीं करती थी, तो फैंग यांग का राष्ट्रपति के साथ शादी के जरिए गठबंधन करने का इरादा अपने पोते के लिए मौत की तलाश करने जैसा है।
तो फिर उसने यह सवाल क्यों किया कि उसके मार्शल अंकल लिन मेरे जैसे शिष्य को क्यों लेंगे? यांग ये ने पूछा। उसका क्या मतलब था? हाय, तुम्हारी बुद्धि। निंग शियू ने यांग ये को ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो, और फिर उसने कहा, उसकी बातों के पीछे दो मतलब हैं। पहला यह कि वह मेरे लिए दिखावा कर रही थी ताकि मुझे पता चले कि वह फैंग यांग के पोते की तरफ है। दूसरा यह कि वह बेशक तुम्हारा अपमान कर रही थी। वह कह रही थी कि तुम बेवकूफ हो। समझे? यांग ये ने जब यह सुना तो उसका चेहरा काला पड़ गया। क्या मैं बेवकूफ हूँ? ठीक है, मैंने इस मामले में काफी बेवकूफी की। न केवल मेरे खिलाफ साजिश रची गई, बल्कि मैंने भी साथ दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि सब कुछ हो जाने के बाद। तावीज़ मास्टर एसोसिएशन में नहीं, मुझे कहना चाहिए कि शाही राजधानी में दो लोग हैं जिन्हें किसी को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहिए। पहली है वह छोटी लड़की जो पहले वाली है। अगर आप उसे नाराज करते हैं तो मुसीबतों का ढेर अचानक आपके दरवाजे पर आ जाएगा। दूसरी है वह छोटी शैतान बाओ ए। अगर आप उस छोटी शैतान को नाराज करते हैं तो मुसीबतें तुरंत आपके पास आएंगी। निंग शियू ने कहा, आप बाओ से मिले हैं? यांग ये ने पूछा। बाओ ए शब्द सुनते ही निंग शियू के मुंह के कोने फड़क उठे और उसने कहा, क्या शाही राजधानी में कोई भी उसकी प्रतिष्ठा के बारे में नहीं जानता? जैसे ही वह शाही राजधानी में पहुंची, उसने चारों ओर चक्कर लगाया और अपने पास मौजूद उच्च श्रेणी की तकनीक के तावीज़ों के ढेर का इस्तेमाल करके किसी को भी उड़ा दिया जो उसे पसंद नहीं था। अब शाही रक्षक भी उसका नाम सुनते ही पीछे हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस छोटी शैतान को न तो डांटा जा सकता है और न ही मारा जा सकता है। जब वह किसी को अपने तावीज़ों से उड़ा देगी तो अंतिम परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति को उससे माफी मांगनी होगी। जब उसने यहाँ तक कहा तो निंग शियू अचानक थोड़ा क्रोधित हो गया और बोला, मुझे बताओ, यह ठीक है कि वह सिर्फ सड़कों पर लोगों को धमाका करती है, लेकिन वह संघ में भी ऐसा ही करती है। वर्तमान में संघ के सभी बुजुर्ग उसे देखते ही पीछे मुड़ जाते हैं और भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह मिलते ही उन्हें दादाजी कहकर संबोधित करेगी। दादाजी कहकर संबोधित किए जाने का परिणाम यह होगा कि आपको उसे तकनीक के तावीज़ देने होंगे। अगर आपने नहीं दिए तो हाहा, इसका परिणाम यह होगा कि वह तकनीक के तावीज़ों का ढेर फेंकने से पहले आपको बूढ़ा आदमी कहेगी। यांग ये ने जब यह सुना तो वह थोड़ा हंसा। ऐसा लगता है कि शाही राजधानी में बाओ एर की प्रतिष्ठा बहुत बढ़िया है। शायद मैं शाही राजधानी में आज़ादी से घूम पाऊंगा, बशर्ते कि मैं कहूं कि मैं उसका छोटा भाई हूं। चलो इस बारे में बात नहीं करते। मैं तुम्हें पहले तुम्हारे गुरु से मिलवाता हूं। अब तक मीटिंग खत्म हो जानी चाहिए थी। निंग शियू ने हाथ हिलाया और फिर वह मुड़ा और एसोसिएशन बिल्डिंग की ओर चल दिया। जब यांग ये ने यह देखा तो वह जल्दी से निंग शियाओ के पीछे गया। अध्याय 179 दादाजी। यांग ये और निंग शियू ने अभी एसोसिएशन भवन में कदम रखा ही था कि अचानक ऊपर से एक छोटी सी आकृति नीचे भागती हुई आई, और जब निंग शियू ने इस आकृति को देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत ही अजीब सा भाव आ गया। यह आकृति किसी और की नहीं बल्कि बाओ र की थी। इसके अलावा वह महिला जो पहले यांग यी के साथ संघर्ष में उतरी थी, बाओ र के साथ थी। निंग शियू भागने ही वाला था, लेकिन अंत में वह बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि बाओ एर ने पहले ही यांग ये और निंग शियू को देख लिया था। जब बाओ एर ने यांग ये को देखा तो वह पहले तो दंग रह गई, फिर उसने उसकी ओर मुंह बनाया। उसके बाद जब उसने निंग शियाओ को देखा जो यांग ये के बगल में एक भद्दे भाव के साथ खड़ा था, तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और फिर उसने एक शानदार मुस्कान प्रकट की। यांग ये ने देखा कि निंग शियू की अभिव्यक्ति और भी भद्दी हो गई थी। बाओ र दौड़कर निंग शियू के पास गया, उसे आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर बहुत ही विनम्र तरीके से बोला, बाओ र दादाजी निंग को नमस्कार करता है। नमस्ते दादाजी निंग। यांग ये इस दृश्य को देखकर अवाक रह गया। बाओ र इतनी विनम्र कब हो गई? क्या वह अभी भी वही शैतान है जिसके नाम सुनते ही तलवार संप्रदाय के सदस्य भाग जाते थे? इस समय यांग ये जो चकित था, उसने यह नहीं देखा कि जब बाओ र ने उसे दादाजी कहा तो निंग शियाओ का चेहरा बुरी तरह से हिल रहा था। निंग शियू ने एक ऐसी मुस्कान दिखाई जो रोने वाले भाव से भी बदतर लग रही थी, और उसने कहा, बाओ एर बहुत अच्छी लड़की है। बाओ एर ने सुबह ही दादाजी को बधाई दी है, इसलिए अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम भी जानते हो कि दादाजी निंग के पास हाल ही में तावीज़ों की कमी हो गई है। इसलिए जैसे ही उसने कहा, निंग शियू ने अचानक बोलना बंद कर दिया, क्योंकि बाओ एर के चेहरे पर शानदार मुस्कान गायब हो गई थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपने हाथों को अपने सामने रखे थैले में डाल लिया था। इस समय यांग ये ने भी महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि निंग शियाओ का वर्तमान भाव वास्तव में गड़बड़ था। बगल में खड़ी महिला ने अपना सिर हिलाया और बाओ एर को देखते हुए उसकी आंखों में कोमल स्नेह की झलक दिखाई दी। दादाजी ने कहा कि बाओ र को विनम्र होना चाहिए, अन्यथा बाओ र को दादाजी डांटेंगे। बाओ र ने फिर से मुस्कुराहट प्रकट की। निंग शियू के मुंह के कोने फड़कने लगे और उसने मन ही मन कहा, क्या मजाक है? क्या तुम्हारे दादाजी तुम्हें डांटने की हिम्मत कर सकते हैं?
वे तुम्हें डांटने के बजाय मूल विद्यालय के मास्टर को डांटना पसंद करेंगे। बेशक, उसने यह बात खुलकर कहने की हिम्मत नहीं की। निंग शियू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, बाओ ए, दादाजी निंग के पास अब पैसे की बहुत कमी है। दादाजी निंग के पास एक साधारण तकनीक तावीज बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसलिए बाओ एर की नज़र थोड़ी शत्रुतापूर्ण हो गई क्योंकि उसने उसे बीच में टोकते हुए कहा, क्या यह हो सकता है कि दादाजी निंग बाओ एर से नफरत करते हैं? जब उसने यहाँ तक बात की तो उसने अचानक अपनी थैली के अंदर से तकनीक के तावीज़ों का एक गुच्छा निकाला। यांग यी की पलकें झपक गईं जब उसने इन तकनीक तावीज़ों को देखा, क्योंकि उसने देखा कि कम से कम 3 उच्च श्रेणी के तकनीक तावीज़ थे। निंग शियू रोने की कगार पर था। भले ही 3 उच्च श्रेणी के तकनीक तावीज़ों की ताकत भयानक थी, लेकिन अगर उसके बाद छोटी शैतानी उसे निशाना बनाना छोड़ दे तो वह उन्हें सहना पसंद करेगा। लेकिन समस्या यह थी कि अगर वह इन 3 उच्च श्रेणी के तकनीक तावीज़ों को भी सह लेता, तो उसके सामने की छोटी शैतानी उसे जाने नहीं देती और उसे उच्च गुणवत्ता के तकनीक तावीज़ भी मिल जाते। जब उसने यहाँ तक सोचा, तो निंग शियू ने अपनी हथेली को पलटने से पहले एक गहरी सांस ली और फिर उसके हाथ में 2 तकनीक तावीज़ दिखाई दिए। उसने कहा, बाओ यह वह सब है जो दादाजी निंग के पास है। यह सब तुम्हारा है। यांग ये की पलकें फड़कने लगीं और उसे अपने दिल में हैरानी और ईर्ष्या दोनों महसूस हुई। क्योंकि निंग शियू के हाथ में जो तकनीक तावीज़ थे, वे वास्तव में उच्च श्रेणी के तकनीक तावीज़ थे। 2 ऐसे तावीज़ 2 अर्थ रैंक तकनीकों के बराबर थे जिनका एक ही बार उपयोग किया जा सकता था। उसे लगा कि निंग शियू वाकई बहुत उदार है, और यह इस हद तक था कि वह निंग शियू को दादा निंग कहकर संबोधित करना चाहता था। बाओ एर ने निंग शियू के हाथ में 2 तकनीक तावीज़ देखे तो उसने अपना सिर हिलाया। उसने कहा, दादाजी ने मुझे बताया था कि बिना मेहनत के कोई लाभ नहीं मिलता। बाओ एर किसी और की चीज़ को ऐसे ही नहीं ले सकती। दादाजी निंग, जल्दी से इसे दूर रख दो। यांग ये इस हद तक हैरान था कि उसका जबड़ा लगभग जमीन पर आ गया। बाओ ने वास्तव में इसे अस्वीकार कर दिया। क्या यह मजाक है? बाओ जो दूसरों के खजाने को लूटने में माहिर है और उसे पसंद करता है, उसने वास्तव में 2 उच्च रैंक तकनीक खजाने को अस्वीकार कर दिया। निंग शियू के मुंह के कोने जोर से फड़कने लगे जबकि उसके चेहरे पर मुस्कान और भी भद्दी हो गई जब उसने कहा, तुम्हारे दादाजी सही कह रहे हैं। लेकिन ये 2 तकनीक तावीज़ बस कुछ ऐसी चीजें हैं जो दादाजी निंग ने बाओ एर को खेलने के लिए दी थी, इसलिए यह उल्लेख करने लायक नहीं है। अगर तुम्हारे दादाजी तुम्हें सजा देने का इरादा रखते हैं, तो उन्हें बताओ कि दादाजी निंग ने तुम्हें इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया है। इस तरह, वह तुम्हें अब और सजा नहीं देंगे। निंग शियू स्वाभाविक रूप से मूर्ख व्यक्ति नहीं था। अगर उसने वास्तव में बाओ एर की बात सुनी और उन तावीज़ों को दूर रखा, तो वह गारंटी दे सकता था कि अगले ही पल कई तकनीक तावीज़ उसकी ओर उड़ेंगे। बाओ ने पलकें झपकाईं और फिर उसने कहा, क्या यह सचमुच ठीक होगा? बेशक, निंग शियू के मुंह के कोने हिलने से टेढ़े होने के कगार पर थे। बाओ एर की आंखें 2 अर्धचंद्राकार आकार में सिमट गईं और वह मुस्कुराई, और फिर उसने अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाया और उसे निंग शियू की हथेली में रखे उन 2 तावीज़ों पर रख दिया। उसने उन्हें हल्के से छुआ और अचानक निंग शियू की ओर देखा और कहा, दादाजी निंग, ये वे तावीज़ हैं जिन्हें आपने बाओ एर को देने पर जोर दिया था। इसलिए अगर मेरे दादाजी इसके बारे में पूछते हैं तो आपको बाओ एर के लिए गवाही देनी होगी। निंग शियू उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यांग यी अब और देखने में असमर्थ थी। लाभ लेने के बाद ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है। उसने निंग शियू के हाथ से उन तकनीक तावीज़ों को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, और फिर उसने उन्हें बाओ एर की छोटी थैली में धकेल दिया और फिर उसके सिर पर थपथपाया। अपने दादाजी निंग को जाने दो, ठीक है? क्या तुमने नहीं देखा कि वह रोने के कगार पर हैं? बाओ एर ने पलकें झपकाईं और फिर उसने निंग शियू की ओर देखा और कहा, क्या दादाजी निंग तैयार नहीं हैं? चूंकि यह ऐसा ही है, तो बाओ एर इसे दादाजी निंग को लौटा देगी। बोलते हुए उसने अपना हाथ अपनी छोटी थैली में डाला। ठीक इसी समय, निंग शियू की आकृति अचानक चमकी और वहीं गायब हो गई। क्या मजाक है? क्या वह छोटी शैतानी जो करने जा रही है, उसे वापसी माना जा सकता है? इसे विस्फोट कहते हैं। बाओ एर ने जब निंग शियू को भागते देखा तो वह नाराज हो गई और फिर उसने निंग शियू द्वारा दिए गए 2 तकनीक तावीज़ों में से एक वापस ले लिया और फिर उसे यांग ये को देते हुए कहा, वह बुरा आदमी वाकई कंजूस है। उसने मुझे सिर्फ 2 उच्च श्रेणी के तकनीक तावीज़ दिए थे। ओह, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही दे सकती हूँ। यांग ये को अपने दिल में गर्मी महसूस हुई जब उसने बाओ द्वारा उसे दिया गया तावीज़ देखा, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, इसे अपने पास रखो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाओ अक्सर मुसीबत में पड़ जाती थी और उसकी साधना भी कम थी। इसलिए, अगर उसके पास अपनी थैली में उच्च श्रेणी की तकनीक के तावीज़ नहीं होते, तो लिन शान की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि वह खुद भी चिंतित हो जाता। बाओ ने यांग ये को घूरते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे साफ पता है कि तुमने न केवल उस साथी दूसरे राजकुमार को नाराज किया है, बल्कि तुम्हारे और फ्लावर पैलेस के बीच दुश्मनी भी है।
अगर तुम उनसे तब भिड़ते हो जब तुम्हारे पास कोई उच्च श्रेणी की तकनीक तावीज नहीं है, तो तुम बहुत बड़े नुकसान में रहोगे। कल की तरह दुर्भाग्य से बाओ र केवल उच्च श्रेणी की तकनीक तावीज ही प्राप्त कर सकता है। दादाजी बाई के पास लीजेंड रैंक तकनीक तावीज हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह बाओ र को कोई भी देने से इनकार कर देते हैं। यांग ये मुस्कुराया, मना करना बंद कर दिया और उच्च श्रेणी की तकनीक तावीज को दूर रख दिया। बाओ एयर की पहचान के साथ शायद शाही राजधानी में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसे अपमानित करने की हिम्मत करे। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने बाओ एयर की छोटी थैली के भीतर दृश्य की एक झलक देखी थी, और यह तकनीक तावीजों से भरी हुई थी। इस बीच महिला ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, दादाजी ने उन्हें आपको देने की हिम्मत कैसे की? अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्या संघ के किसी भी बुजुर्ग की हिम्मत होगी कि वह संघ में आए? यांग ये ने भी अपना सिर हिलाया। क्या मजाक है? लीजेंड रैंक तकनीक तावीज स्वर्ग रैंक तकनीकों के बराबर हैं। यहाँ तक एक एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ भी उनमें से एक को झेलने के बाद शायद गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, है ना? अगर बाओ र के पास लीजेंड रैंक तकनीक तावीज होते तो यह वैसा ही होता जैसा उस महिला ने कहा था। एसोसिएशन के सभी बुजुर्ग निश्चित रूप से अब एसोसिएशन में आने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि बाओ र बिल्कुल भी समझदार नहीं था। बाओ एयर ने अपनी जीभ बाहर निकाली और फिर उसने महिला का हाथ खींचा। जैसे ही उसने यांग ये को देखा और कहा, छोटे मजदूर, यह सीनियर सिस्टर बाइकिंग है। ठीक है, आपको उसे सीनियर सिस्टर के रूप में भी संबोधित करना होगा। वह बहुत ही दुर्जय है और वह अब एक पृथ्वी तावीज मास्टर है। यांग ये ने बाइकिंग नामक महिला की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। तुम्हारे पास स्वर्ण तत्व की गहन ऊर्जा है। इस बीच बाइकिंग ने अचानक यह सवाल पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके और यांग ये के बीच अभी तक कोई संघर्ष नहीं हुआ था। आप जानते थे कि मैं शुरू से ही मास्टर का शिष्य था, है ना? यांग ये ने पूछा। बाइकिंग ने सिर हिलाया। यांग ये ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि तुमने ऐसा किया, तो फिर तुमने मेरा इस्तेमाल क्यों किया? क्या तुम्हें पता है कि अगर मेरे पास कुछ ताकत नहीं होती, तो मैं उस युवक के तकनीक तावीजों के ढेर के नीचे मर जाता? क्या तुम मुझे कोई स्पष्टीकरण दोगे? शुरू में उसका इस महिला पर कोई ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बाओ एयर के उसके साथ घनिष्ठ संबंध के आधार पर उसके लिए उनके बीच के रिश्ते को बहुत खराब बनाना वास्तव में अनुचित था। बेशक वह इसे बहुत अच्छा भी नहीं बना पाएगा। क्या तुम अभी भी जीवित नहीं हो? बाइकिंग ने सपाट आवाज में कहा। यह सुनकर यांग ये हंस पड़ा और फिर उसने कहा, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा? समस्या यह है कि आपने ऐसा नहीं किया। बाइकिंग ने सपाट लहजे में बोलना जारी रखा। यांग ये मुस्कुराया और इस महिला के साथ अपनी सांसें बर्बाद करना बंद कर दिया। उसने बाओ र की ओर देखा जो एक तरफ हैरान भाव से खड़ी थी, और फिर उसने कहा, बाओ र, मुझे मास्टर से मिलने ले चलो। बाओ ए ने बाइकिंग की ओर देखा और फिर उसने यांग ये की ओर देखा। वह कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने पूछा नहीं। उसने सिर हिलाया और फिर वह यांग ये को ऊपर ले गई। अध्याय 180 क्षरण। बाओ र यांग ये को एक हॉल में ले गया। जब उसने हॉल के अंदर का दृश्य देखा तो यांग ये पहले तो दंग रह गया, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। हॉल के अंदर कई बूढ़े लोग बैठे थे। उन सभी ने तावीज मास्टर्स की पोशाक पहनी हुई थी। बेशक यह मुख्य बात नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि यांग ये ने देखा कि व्यवहारिक रूप से ये सभी बूढ़े लोग स्वर्ग के तावीज मास्टर थे। अपने गुरु लिन शान, ठीक है, और निंगशियू के अलावा, जिसे बाओ एयर ने पहले ही लूट लिया था, यांग ये यहाँ किसी और को नहीं जानता था। दूसरी ओर यह स्पष्ट था कि ये बूढ़े लोग उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वे सभी इस समय उसका आंकलन कर रहे थे। यांग ये ने लिन शान को देखा और लिन शान ने उसे सिर हिलाकर जवाब दिया। उसके बाद लिन शान ने बाओ एयर को देखा, जिसने जवाब में अपनी जीभ बाहर निकाली और हॉल से बाहर भाग गई। जब उसने बाओ र को जाते देखा तो लिन शान ने कहा, बच्चे, हमारी पिछली मीटिंग तुम्हारे बारे में चर्चा करने के लिए थी। हम वास्तव में क्या चर्चा कर रहे थे? हम चर्चा कर रहे थे कि क्या हमें तुम्हें अर्थ टेलिस्मैन मास्टर का बैज देना चाहिए। दुर्भाग्य से तुम्हारे मास्टर के अलावा मैं बाकी सभी को नहीं लगता कि तुम्हारे पास अर्थ टेलिस्मैन मास्टर बनने की योग्यता है। इसलिए तुम अर्थ टेलिस्मैन मास्टर बन पाओगे या नहीं, यह पूरी तरह से तुम्हारी अपनी योग्यता पर निर्भर करेगा। तो यही कारण है। यांग ये मुस्कुराया। उसने शुरू में सोचा था कि वे यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि उसने पहले उस युवक पर हमला किया था। अगर ये लोग उसे सजा देना चाहते तो आज वह निश्चित रूप से मुसीबत में पड़ जाता। सौभाग्य से वे उस वजह से इकट्ठा नहीं हुए थे। ठीक इसी समय लिन शान के पास बैठे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बच्चे, तुम्हारे अंदर स्वर्ण तत्व की गहन ऊर्जा है। यह सुनकर यांग ये ने सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने दूसरा सवाल पूछा, तुम्हारा बनाया हुआ हर एक ताबीज बिना किसी अपवाद के उच्च कोटि का होता है? यांग ये ने लिन शान को देखा, और जब उसने देखा कि लिन शान ने सिर हिलाया है, तो उसने तुरंत उसे छिपाना बंद कर दिया और सिर हिला दिया।
जब उन्होंने यांग ये को सिर हिलाते हुए देखा तो वहां उपस्थित सभी लोगों की यांग ये पर नजरें थोड़ी अजीब हो गई थीं। बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या आप इसे वहीं पर आजमा सकते हैं? यांग ये ने फिर से लिन शान की ओर देखा और लिन शान ने सिर हिलाया और कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस कोशिश करके देखो, उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। जब उसने यह सुना तो यांग ये ने झिझकना बंद कर दिया। वह सीधे एक मेज पर चला गया, इससे पहले कि उसकी हथेली के एक झटके से सभी प्रकार की तावीज शिल्प सामग्री मेज पर दिखाई देती, और फिर उसने अपना तावीज ब्रश उठाया। यांग ये ने स्वाभाविक रूप से उस पर विश्वास किया जब लिन शान ने कहा कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं था। इस समय उसने लिन शान के इरादों का अनुमान लगा लिया था। चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति को तभी उच्च माना जाएगा और उसका सम्मान किया जाएगा जब उसके पास पर्याप्त ताकत होगी। केवल टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन ही उसे फ्लावर पैलेस से बचा सकती थी, और एसोसिएशन को उसके लिए फ्लावर पैलेस को अपमानित करने के लिए तैयार करने के लिए फिर उसे एक प्राकृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन करना होगा जिससे एसोसिएशन उसके बारे में उच्च विचार करे। एसोसिएशन की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही उसे फ्लावर पैलेस द्वारा सार्वजनिक रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करने का डर नहीं रहेगा। अन्यथा, यदि वह केवल अपने स्वामी लिन शान पर ही निर्भर रहता, तो फूल महल जैसे विशालकाय भवन में भय पैदा करना अपर्याप्त होता। यांग ये ने जो पहला तावीज बनाया था, वह एक शक्ति तावीज था और कहा जा सकता है कि वह इसमें बेहद कुशल था। कुछ ही समय में एक शक्ति तावीज जो सुनहरी चमक के साथ टिमटिमा रहा था, सभी की आंखों के सामने प्रकट हुआ। यांग ये ने अभी अपना ब्रश रखा ही था कि जिस बूढ़े व्यक्ति ने यांग ये से पहले सवाल पूछे थे, उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और शक्ति तावीज उड़कर उसकी हथेली में आ गया। जब उसने शक्ति तावीज की गुणवत्ता पर ध्यान दिया तो बूढ़े व्यक्ति की आंखें आश्चर्य से भर गईं और उसने कहा, यह वास्तव में सोने की गहन ऊर्जा है, और इस सोने की गहन ऊर्जा के बढ़ावा के साथ यह शक्ति तावीज एक साधारण उच्च श्रेणी के शक्ति तावीज से 2 गुना बेहतर है। जब उसने यहां तक कहा तो बूढ़े व्यक्ति ने यांग ये को देखा और कहा, बच्चे, तुमने यह कैसे हासिल किया? गुरु का कुशल शिक्षण और मार्गदर्शन, यांग ये ने विनम्रता से कहा। बूढ़े आदमी ने लिन शान को देखा और उसने देखा कि लिन शान कान से कान तक मुस्कुरा रहा था और असाधारण रूप से आत्मसंतुष्ट लग रहा था। लिन शान और यहाँ के सभी बूढ़ों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। वे अपनी ताकत या तावीज दाव के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे, बल्कि वे अपने शिष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। यांग ये इतनी उत्कृष्ट थी कि अगर प्रतिभा के मामले में देखा जाए तो लिन शान के बड़े भाई की पोती भी यांग ये की बराबरी नहीं कर सकती थी। आखिरकार उसकी मार्शल भतीजी हर बार उच्च श्रेणी के तावीज बनाने में सक्षम नहीं थी, लेकिन यांग ये कर सकती थी। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया, यांग ये की ओर देखा और कहा, क्या तुम एक और कोशिश कर सकते हो? उसने यह इसलिए पूछा क्योंकि यह विश्वास करना सचमुच थोड़ा मुश्किल था कि यांग ये हर बार उच्च श्रेणी के तावीज बना सकता है। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने शिल्पकला शुरू कर दी। आसपास के ये बूढ़े धीरे धीरे यांग ये के करीब आ गए और वे यांग ये के हाथ को घूरते रहे क्योंकि वे जानना चाहते थे कि यांग ये ने इसे कैसे बनाया है। कुछ ही समय में एक उच्च श्रेणी का स्ट्राइडर तावीज तैयार हो गया। कुछ ही समय में एक उच्च श्रेणी का हीलिंग तावीज तैयार हो गया। 2 घंटे से भी कम समय में यांग यी ने 8 तावीज तैयार कर लिए थे और सभी 8 उच्च श्रेणी के तावीज थे। आसपास के सभी बूढ़े लोग दंग रह गए। क्या यह किसी तरह का मजाक है? वह वास्तव में हर बार उच्च श्रेणी के तावीज बनाने में सक्षम है। यह किस तरह की राक्षसी प्रतिभा है? तावीज मास्टर्स के इतिहास में ऐसा करने में सक्षम अस्तित्वों की संख्या एक हाथ से गिनी जा सकती है, और व्यवहारिक रूप से वे सभी लोग सैकड़ों साल पुराने बूढ़े थे, लेकिन यह बच्चा कितना पुराना है? वह 20 साल से भी कम उम्र का है, फिर भी हर बार उच्च श्रेणी के तावीज बनाने में सक्षम है। थोड़ी देर बाद बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और फिर उसने यांग ये को थोड़ी उलझन भरी नजर से देखा। उसने कहा, बच्चे, मैंने देखा है कि तुमने तावीज बनाने का जो तरीका अपनाया है वह वाकई इस बूढ़े आदमी लिन शान से लिया गया है। लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए हर बार उच्च श्रेणी के तावीज बनाना संभव नहीं होना चाहिए क्योंकि लिन शान भी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। तुमने यह कैसे किया? मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा है। बूढ़े कमीने शेन मो, इसका क्या मतलब है? इस बीच लिन शान गुस्से से बोला। शेन मो नामक बूढ़े व्यक्ति ने लिन शान की ओर उदासीनता से देखा और फिर कहा, लिन शान, मुझे यह मत बताओ कि तुम हर बार उच्च श्रेणी के तावीज भी बना सकते हो। लिन शान लाल हो गए और बोले, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरा यह शिष्य कर सकता है। तो क्या आपका शिष्य यह कर सकता है? क्या आप एक ऐसे शिष्य को पाकर बहुत संतुष्ट नहीं थे जिसके पास 5 तत्वों की गहन ऊर्जा थी? क्यों न हम उन्हें एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहें? शेन मो ने ठंडी आवाज में कहा। उसने लिन शान से बहस करना बंद कर दिया और यांग ये को देखते हुए कहा, बच्चे, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। यांग ये ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ, मुझे आपके इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं पता। वैसे भी मैं इन तावीज़ों को मास्टर द्वारा सिखाई गई विधियों के अनुसार तैयार कर रहा हूं।
अगर कोई तकनीक या रहस्य है तो भले ही मैं इसे छिपाने की कोशिश करूं, मास्टर निश्चित रूप से नहीं करेंगे। यदि आप कारण जानने पर जोर देते हैं तो शायद यह इसलिए है क्योंकि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। यह सुनकर बाकी लोगों ने सिर हिलाया। उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। क्या तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है? यहाँ सभी लोगों ने उम्र के साथ अनुभव और ज्ञान अर्जित किया था, इसलिए वे यह कैसे नहीं समझ पाए कि यांग ये ताई ची का खेल खेल रहा था। हालांकि भले ही वे जानते थे, फिर भी पूछना उचित नहीं था। आखिरकार हर एक तावीज मास्टर के पास अपनी गुप्त तकनीकें और तरीके थे, इसलिए यांग ये के लिए उन्हें बताने से इनकार करना बहुत सामान्य था। बच्चे, तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा वाकई बहुत भयानक है, और एसोसिएशन की युवा पीढ़ी में शायद ही कोई ऐसा हो जो प्राकृतिक प्रतिभा के मामले में तुम्हारी बराबरी कर सके। हालांकि तुम्हें अर्थ टेलिस्मैन मास्टर बनने के लिए तकनीक टेलिस्मैन बनाने में सक्षम होना चाहिए। बच्चे, यह मत कहना कि तुम पहले से ही तकनीक टेलिस्मैन बनाने में सक्षम हो, और वे उच्च श्रेणी के भी हैं। शेनमो ने कहा। यांग ये मुस्कुराया और चुप रहा। शेनमो ने धीमी आवाज में कहा, बच्चे, क्या तुम पहले से ही तकनीक तावीज तैयार करने में सक्षम हो? यांग ये ने सिर हिलाया। और वे हमेशा उच्च श्रेणी के भी होते हैं। इसी बीच एक अन्य वृद्ध व्यक्ति ने यह प्रश्न पूछा। यांग ये ने एक बार फिर सिर हिलाया। आसपास के वातावरण में सांसों की एक लहर गूंज उठी। यांग यी पर उनकी निगाहें एक बार फिर अजीब हो गई थीं। तकनीक तावीज़ों को तैयार करने की कठिनाई कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना बुनियादी तावीज़ों से की जा सके। भले ही वे सभी जो स्वर्ग तावीज़ मास्टर थे, तकनीक तावीज़ तैयार करते समय अत्यधिक केंद्रित थे, फिर भी वे यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकते थे कि वे 10 प्रयासों में 8 उच्च श्रेणी की तकनीक तावीज़ तैयार कर सकते हैं। फिर भी यह युवक जो 20 वर्ष का भी नहीं था, वह उसे ग्रेड 1 अर्थ टेलिस्मैन मास्टर का बैज दे दो। इस बीच मेजबान की सीट पर बैठे सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने अचानक कहा। यह सुनकर कई बूढ़े लोगों के होंठ हिल गए, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसी राक्षसी प्रतिभा के पास वास्तव में ग्रेड 1 अर्थ टेलिस्मैन मास्टर बनने की योग्यता थी। इसलिए ऐसा होने से रोकने के लिए बोलना यांग ये में जानबूझकर दोष खोजने की कोशिश करने जैसा होगा। इस समय लिन शान ने अचानक कहा, तो फूल महल के बारे में क्या? हमारे तावीज़ मास्टर एसोसिएशन को कभी भी फूल महल की इच्छा के अनुसार काम करना पड़ा है। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी ठंडी हंसी हंसा और बोला, भविष्य में इस बच्चे की रक्षा हमारे तावीज़ मास्टर एसोसिएशन द्वारा की जाएगी। लिन शान ने यह सुनकर मुस्कुराया और फिर उसने यांग ये की ओर देखा और कहा, बच्चे, क्या तुम अपने मार्शल अंकल को धन्यवाद नहीं दोगे? उसके बड़े भाई ने पहले जो कहा था, उसके अनुसार फ्लावर पैलेस के लिए भविष्य में यांग ये के साथ कुछ भी करना बिल्कुल असंभव होगा। फ्लावर पैलेस की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक ओरिजिन स्कूल को भी एसोसिएशन का सामना करना पड़ा। यांग ये मूर्ख नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गया। वह तुरंत सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के पास गया, एक शिष्य की तरह झुका और फिर कहा, यांग ये मार्शल अंकल को नमस्कार करता है। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, तुम बहुत अच्छे हो। तुम मेरी उस छोटी लड़की से भी बेहतर हो। यह सब गुरुदेव की शिक्षा और मार्गदर्शन का परिणाम है। यांग ये ने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने उसके सिर पर हाथ मारा और कहा, मेरे सामने ऐसी चालें मत खेलो। यह सुनकर यांग ये शर्मिंदगी से मुस्कुराया। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।